Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज का ये तीसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट इसलिए संडे के दिन है तो बिल्कुल फ्री था। तो देखो, प्री टेस्ट है ये साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 8। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। सुबह मैंने 2 टेस्ट डाले थे, उन दोनों को टेस्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार उन्हें अवश्य देखिएगा। बहुत ही अच्छे और नए क्वेश्चन संस्कृत के तो 51 प्रश्न है संस्कृत की शिक्षण विधियों के सुबह के टेस्ट में, और हिंदी का पूरा टेस्ट है साथियों 30 प्रश्नों वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके पहला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लेवल के लिए है, ये भी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। सुबह 8 बजे, समझिए सुबह 8 बजे बहुत ही शानदार वीडियो आ रहा है कि आपकी आगे की जो रणनीति है 50 दिन की जो स्ट्रेटजी रहेगी आपके रीट एग्जाम से संबंधित, तो सुबह 8 बजे एक वीडियो आएगा साथियों, उसको अवश्य देखिएगा। सभी के लिए है, बहुत ही शानदार, यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप उसको कह सकते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 1, दूसरों से मिलने जुलने से डरना कौन से फोबिया का उदाहरण है? विशिष्ट फोबिया, सामाजिक फोबिया, विवृत्ति फोबिया और इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है दूसरों से मिलने जुलने से डरना सामाजिक फोबिया कहलाता है। सामाजिक फोबिया के अंतर्गत व्यक्ति इस सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से डरता है, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से डरता है, नए संबंध बनाने से उसको डर लगता है, सभी के सामने उसको बोलने से या फिर मंच पर भाषण देने से उसको डर लगता है। तो साथियों, ऐसे फोबिया को हम सामाजिक फोबिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और विकल्प है विशिष्ट फोबिया। विशिष्ट फोबिया का मतलब समझ लीजिए, जिससे कई लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो कि मुझे कैंसर की बीमारी हो जाए मैं मर जाऊं। कई लोग सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि मुझे कोरोना की बीमारी हो जाए मैं मर जाऊं। तो साथियों, उनसे अत्यधिक अगर हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो होता है विशिष्ट फोबिया। एक होता है विवृत्ति फोबिया, जो कि किसी अनजान और नई वस्तु से डरना होता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। आपके सेकंड क्वेश्चन, निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित, लज्जालु तथा संकोचशील जैसे लक्षण हेंस आइंजैक के किस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, तंत्रिकातापिता और सामाजिकता। तो हेंस आइंजैक का नाम तो सभी ने सुन ही रखा होगा, रीट एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं साथियों, इसलिए इनके सिद्धांत को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो निष्क्रिय है, शांत है, सतर्क है, आत्म केंद्रित है, लज्जालु है, संकोचशील है, तो साथियों ऐसे लक्षण हेंस आइंजैक ने अंतर्मुखता प्रकार के व्यक्तित्व की बताई है। ये जो विशेषता है वो सेकंड विकल्प आपके सही है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 में ठीक इसके विपरीत बहिर्मुखता होता है, तंत्रिका तापिता और सामाजिकता। ये इसका राइट आंसर नहीं है। ये दोनों प्रकार भी व्यक्तित्व के अंतर्मुखी, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता के अलावा ये दोनों प्रकार भी हेंस आइंजैक ने ही दिए हैं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय आपसे पूछा जा रहा है। विकल्पों को देखेंगे कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियों का प्रयोग कर देते हैं, उन विधियों को अपनाते हैं जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता होता है, जिनमें शिक्षा नहीं सॉरी शिक्षक लिखा था, जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है, या ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो बताइए इनमें से अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का मतलब किससे लिया जाएगा साथियों? प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प का चुनाव करो। तो देखो, तीसरे क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। अधिगमकर्ता मतलब होता है छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित, क्योंकि अधिगमकर्ता बालक होता है। तो साथियों, जो अधिगमकर्ता या बाल केंद्रित विधियां होती है उनमें क्या होता है, जो अधिगमकर्ता मतलब जो छात्र है वो अपनी खुद की पहल से और उसके खुद के प्रयास इसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब करके वो सीखता है। तो चौथा विकल्प तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। 70 से 79 बुद्धि लब्धि के अंतर्गत किसे रखा जाता है? अब एनसीईआरटी में कुछ स्पेशल जगह पर बुद्धि का वर्गीकरण दे रखा है, एनसीईआरटी कक्षा 12 इस पुस्तक में, ठीक है।
तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके से बुद्धि का वर्गीकरण कर रखा है, कुछ नए नए नाम दे रखे हैं। तो उसी संदर्भ में ये प्रश्न लेकर आया हूँ। औसत, बौद्धिक रूप से अशक्त, सीमावर्ती और निम्न औसत। तो प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा साथियों। जो 70 से 79 बुद्धि लब्धि है, इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। तो सही आंसर है साथियों इसमें 70 से 79 जो बुद्धि लब्धि है, इसमें सीमावर्ती को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सीमावर्ती को। जबकि औसत का अंतर्गत किसे रखा जाता है? 90 से 110 को। बौद्धिक रूप से जो अशक्त होते हैं साथियों, बौद्धिक रूप से अशक्त, उनकी आईक्यू 70 से भी कम होती है। और जो निम्न औसत होते हैं, उनकी आईक्यू 80 से लेकर के 89 इन्होंने बता रखी है। बिल्कुल नो डाउट तीसरा विकल्प आपके यहाँ पर सही है। 70 से 79 जो आईक्यू है, वो सीमावर्ती बालकों के लिए प्रयोग की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 तो हो गया। 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन मित्रों, क्या पूछा जा रहा है आपके 5वें क्वेश्चन में? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से और अभिप्रेरणा से। तो साथियों नाम सुना होगा सभी ने, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। ये जो परीक्षण है, इसका संबंध व्यक्तित्व से है, सृजनात्मकता से है, बुद्धि से है या अभिप्रेरणा से? तो राइट आंसर है आपके, इसका संबंध बुद्धि से है। यह बुद्धि परीक्षण है साथियों, एक प्रकार का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इसको रखते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 6। ये देखिए, सभी मानसिक रक्षात्मक अथवा समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक या निर्माणात्मक युक्ति है? उदात्तीकरण या शोधन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो इनमें से जो आपने पढ़ी होगी, जो समायोजन की विधियां हैं या रक्षात्मक युक्तियां हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा विकसित और रचनात्मक युक्ति कौन सी मानी जाती है? तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में आपके राइट आंसर है, सभी अलग अलग जो रक्षात्मक युक्तियां हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ या अत्यंत विकसित या रचनात्मक या निर्माणात्मक युक्ति है, वो उदात्तीकरण या शोधन होती है। साथियों इसको मार्गांतीकरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर वो अपने लक्ष्य का जो मार्ग है उसको बदल देता है साथियों। जैसे मैंने एक दिन आपको इसका उदाहरण बताया था, जैसे किशोर अवस्था में भी बालक इस युक्ति का प्रयोग करके समायोजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो साथियों ये सबसे उन्नत है। जिसे तुलसीदास जी वाला उदाहरण बताया था कि पत्नी प्रेम को राम प्रेम में बदल दिया। तो साथियों ये ही शोधन, मार्गांतीकरण या उदात्तीकरण का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन साथियों आपके प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्वयं अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो साथियों संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, किसके द्वारा? डेनियल गोलमैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया और सबसे पहले सेलवी और मेयर ने इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो सजीवों में विभेदन करने की क्षमता इसके अंतर्गत नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये तो साथियों संज्ञानात्मक बुद्धि की विशेषता है। बाकी संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, ये संवेगात्मक बुद्धि में आ जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन मित्रों, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 8 में? बुद्धि को औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? फ्रांसिस गाल्टन ने, गिलफोर्ड ने, बोरिंग ने और आरबी केटल ने। तो साथियों इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरबीएससी कक्षा 12 की किताब से ये प्रश्न लिया गया है। तो मित्रों राइट आंसर आपके है, बुद्धि को औपचारिक रूप से सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले बोरिंग थे। इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा औपचारिक मतलब नियम कानून के हिसाब से इन्होंने दी थी, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, ये देखिए, अहम का कार्य है। अहम का नाम सभी ने सुना होगा, जिसको हम इंग्लिश में ईगो कहते हैं।
नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना और हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो इनमें से अहम का कार्य क्या है? प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखो राइट आंसर है इदम और जो आदर्शवादिता है, मतलब जो सुपर ईगो है, जो इड और सुपर ईगो है, इनके बीच समन्वय की भूमिका निभाने का कार्य अहम या ईगो के द्वारा किया जाता है। अतृप्त इच्छाओं का भंडारण तो हमारे इड में होता है, नैतिक आचार संहिता हमारे सुपर ईगो निर्धारित करता है, और जो हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियां हैं, इनकी सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना, ये हमारा इड करता है। तो यहाँ सेकंड विकल्प ही आपका सही है प्रश्नों में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत या संवेगों का द्विकारक सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेम्स लेंगे सिद्धांत, कैनन बार्ड सिद्धांत, शेक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो साथियों ये जितने भी सिद्धांत यहाँ पर 4 सिद्धांत आपके सामने हैं, जेम्स लेंगे सिद्धांत, कैनन बार्ड सिद्धांत, शेक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, चारों ही किससे संबंधित सिद्धांत हैं? संवेगों से। और यहाँ पर जो संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत, जिसको संवेगों का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, ये शेक्टर सिंगर सिद्धांत कहलाता है। क्या कहा जाता है इसको? शेक्टर सिंगर सिद्धांत को ये कहा जाता है साथियों। आपके थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 10 में। देखो इसके जनक भी शेक्टर और सिंगर ही है। विकल्प नंबर आपका थर्ड सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो साथियों वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शन करना बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक कक्षा में ऐसा होता है कि बालक वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करेगा, तो आप एक टीचर है वहाँ, तो क्या करोगे आप? तो साथियों हम वहाँ पर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सीखने के विविध अनुभव अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग तरह से उनमें सीखा जाता है, और वहाँ पर जो वैयक्तिक भिन्नता है जिसके जो सूट करेगी वो वैसे सीख जाएगा। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है साथियों 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं मित्रों। एक व्यक्ति के सामने 2 विकल्प है, या तो वह नदी में कूदकर जान दे देवे अथवा गंभीर बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाए। व्यक्ति के सामने कौन से प्रकार का द्वंद्व है? एवोइडेंस और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो द्वंद्व पूछा गया है उसको देखना है, उसका सही जवाब देना है कि भाई 2 विकल्प है व्यक्ति के सामने, या तो नदी में कूदकर अपनी जान दे दे या तड़प तड़प कर मर जाए। तो साथियों दोनों में मरना तो उसका फिक्स है, तो मतलब वो दोनों को नहीं चाहता, लेकिन मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो फिर दोनों को नहीं चाहते हैं, उसको नहीं चाहना एवोइडेंस, जिसको हम परिहार के नाम से भी जानते हैं साथियों, या फिर जिसको हम त्याज्य के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों ये है एवोइडेंस द्वंद्व। तो आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 12 में वही सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। अप्रोच कब होता? जब हम दोनों को चाहते हैं लेकिन दोनों में से किसी एक का ही चुनाव करना पड़े। जैसे एक हाथ में तो 500 का नोट रख दिया और एक हाथ में दूसरा नोट रख दिया। अब साथियों हम दोनों को ही चाहते हैं कि भाई ये 500 दोनों का बराबर कीमत है, या फिर 500 रुपये का सोना रख दिया, दोनों को ही हम चाहते हैं लेकिन एक का ही चुनाव करना पड़े, तो फिर वो अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों को चाहते हैं और किसी एक का चयन करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है मित्रों आपके, तर्कना के संबंध में असत्य कथन है। तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति तर्क वितर्क करता है और समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को तर्क की आवश्यकता होती है। तो बताइए तर्कना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? आरबीएससी एनसीईआरटी बेस्ड है साथियों ये टेस्ट, तो आप वीडियो को पूरा ही देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनमें। देखो 13वें क्वेश्चन में राइट आंसर है
तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन है। साथियों स्वैली तो काल्पनिक होता है, तर्कना काल्पनिक नहीं होती है, बल्कि जो तर्कना है वो यथार्थवादी चिंतन होता है। कैसा? यथार्थवादी, वास्तविक जो हो साथियों। विकल्प नंबर आपका तर्कना के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 1। तो प्रथम विकल्प सही है। बाकी व्यक्ति इसमें तर्क वितर्क करता है, चिंतन को क्रमबद्ध करता है और व्यक्ति को तर्क की आवश्यकता होती है समस्या समाधान के लिए, ये सारे ही तो सही कथन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। 14वां क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। तो देखो यहाँ पर सारे ही कथन वंशानुक्रम के संबंध में कहे गए हैं। तो इनमें से जो आपको सही नहीं लग रहा है साथियों वंशानुक्रम के संबंध में, उसको देख लीजिए और आंसर चुन लीजिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपके प्रश्न 14 में? साथियों थर्ड विकल्प सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन। जन्मजात विशेषताओं का शोधन कर रहे हो तो क्या हम उसको वंशानुक्रम कहेंगे? वो तो वातावरण से कर रहे हो फिर आप, इसलिए यहाँ थर्ड विकल्प सही है। ये कथन सही नहीं है मित्रों। बाकी जो प्रथम कथन है, जो सेकंड कथन है, जो फोर्थ वाला जो कथन है, सारे ही सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। यहाँ आपका थर्ड विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। ये देखिए, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण द्वारा सीखना, मॉडलिंग द्वारा सीखना, संज्ञानवाद द्वारा सीखना और समूह परीक्षण द्वारा सीखना। तो बताइए साथियों प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही है आपका? यहाँ पर बालक सामाजिक अधिगम, तो साथियों सामाजिक अधिगम में दूसरों का प्रेक्षण मतलब अवलोकन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है और फिर उसको सीख रहा है, तो इसको कहा जाता है मॉडलिंग। क्या कहा जाता है? मॉडलिंग द्वारा सीखना। इसको अनुकरण द्वारा सीखना भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मॉडलिंग द्वारा सीखना आप सही करके आओगे। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्रश्न संख्या 16 को। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो देखो सीखने को पृथक, पृथक मतलब अलग, सीखने को आप किससे अलग नहीं कर सकते हो? वाइगोत्स्की, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की बताना है आपको। तो साथियों वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात आप बालक का जो सीखना है उसको उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हो। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न 16 में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। पुनर्बलन, तो यहाँ पर स्किनर ने अधिक बल दिया है पुनर्बलन पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य और उद्भवन। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 को देख लीजिए अच्छी तरह से, कौन सा विकल्प है जो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 17 में। तो देखो 17वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब क्या है? खुद को दूसरों के जैसा बनाने का प्रयास करना, वही तादात्म्य कहलाता है। पलायन, प्रतिगमन दोनों अलग है, उद्भवन तो इसमें आएगा ही नहीं साथियों। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, प्रतिगमन और पलायन कल के टेस्ट में ही मैंने बताया था, कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो साथियों एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल और एक होता है स्थूल पेशीय कौशल। तो स्थूल पेशीय कौशल में चढ़ना, फुदकना, दौड़ना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा है, इसलिए इसमें कौन सा आएगा? फिर लिखना साथियों, लिखना है, मुस्कुराना है, हंसना है, देखना है। साथियों ये चीजें सूक्ष्म गतिक कौशल में आती है। तो फोर्थ विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 18 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 20 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं साथियों इस टेस्ट में। अवचेतन में प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो हमको दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है। रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय, स्व बचाव व्यूह रचनाएं। तो देखो जिन अवचेतन, अपना माइंड, ठीक है, माइंड के स्तर सभी ने पढ़ रखे हैं। तो अवचेतन में जो व्यूह रचनाएं हम प्रयुक्त करते हैं, जो हमारा जो ईगो है, अहम है, इसको दुश्चिंता से बचाती है, हम उनको रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। साथियों हमारा जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आई है, उस समस्या को हमने कहाँ ढकेल दिया? अचेतन मन में। कहाँ ढकेल दिया? अचेतन मन में उसको हमने ढकेल दिया। अवचेतन भी अचेतन को कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे जो चेतन स्तर है वो चीज़ें वहाँ तक नहीं आती है, तो हम उन चीज़ों से, उन बातों से परेशान नहीं होते हैं। जैसे आपके सामने कोई घटना घट जाती है, आप उसको भूल जाते हो, लेकिन उसके जैसे ही कोई घटना वापस घटती है तो आपको वो चीज़ वापस याद आ जाती है, वो अचेतन से वापस चेतन मन में आ जाती है और वापस आप दुश्चिंता के शिकार हो जाते हो। तो दुश्चिंता से कौन बचा रहा है? हमें रक्षात्मक युक्तियाँ बचाती है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और सुबह कल 8 बजे आपके तैयारी से संबंधित वीडियो आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल आपसे आमने सामने बात की जाएगी साथियों सुबह 8 बजे। तो चलिए 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। मानसिक विकास अधिगम का साधन है। और यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान करती है। तो साथियों अब आपको पहले तो प्रश्न को समझना है और फिर उत्तर देना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कौन सा तथ्य मतलब ये जो 4 तथ्य दिए गए हैं इनमें से मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करेंगे। तो साथियों मानसिक विकास सबसे अधिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से कब होगा? जब बालक का नवीन परिस्थितियों से सामना हो और उनका वो समाधान करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 20 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कितने सही हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों मिलते हैं अब कल। एक तो सुबह 6 बजे ही वीडियो आ जाएगा और एक सुबह जो 8 बजे वीडियो आएगा वो स्पेशल है वो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।